friends, once again I'm here and welcome to your own channel A Road to History। जो आपको पता ही है कि मैं अभी एक सीरीज चला रहा हूँ एनसीईआरटी के किताबों की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का जो हिस्ट्री की किताबें हैं या हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उन पर मैं बात करूंगा। एक चैप्टर पर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब जो उसका थर्ड चैप्टर है जो शहरों के बारे में है, पुराने जो शहर हैं उनके बारे में है, खास करके हड़प्पा मोहनजोदाड़ो उनके बारे में उस पर चर्चा की गई है। मैं उस पर बात करूंगा। हर सभ्यता, हर शहर, हर इमारत, हर खंडहर की अपनी कुछ निशानियां होती हैं और उन निशानियों के आधार पर उनकी एक कहानी होती है। तो उन निशानियों के आधार पर उनकी कहानियों की पड़ताल हम करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर हम बात करें कि इस सभ्यता की खोज या क्या कैसे हुई या हड़प्पा की जानकारी कैसे मिली, तो इस पर जो क्लास 6 की किताब में बताई गई है कि रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था वहां, और वहां जो खंडहर थे उस खंडहर के जो ईंट थे बड़े मजबूत थे। तो उस समय के इंजीनियर्स ने उनका उपयोग अपने काम के लिए, रेलवे लाइन के निर्माण के लिए किया। और इसी खोज के दरमियान या इसी कार्य के दरमियान एक बहुत पुरानी सभ्यता, एक पुराने नगर की जानकारी मिली, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में उसकी जानकारी दी लोगों को, और जो पता लगा वो हड़प्पा शहर था। और उसके बाद ये जानकारी मिली, ये पता चला कि धीरे धीरे जब बहुत सारी खुदाइयां हुई, बहुत सारे जगहों के बारे में जानकारी मिलने लगी कि भारत में एक बहुत प्राचीन सभ्यता थी। और जो अंग्रेजों का ये आरोप था भारत पर कि भारत में कोई पुरानी सभ्यता नहीं थी, कोई पुराना कल्चर नहीं था, कोई पुराना सिविलाइजेशन नहीं था, उस आरोप का एक जवाब दिया गया कि भारत में बहुत पहले से बहुत पुरानी एक बहुत ही विकसित अर्बन सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी। तो इस तरह से हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली, जहां से बहुत सारे सामान मिले जिनकी जांच पड़ताल की गई। तो एक लिंक जोड़ता गया और ये पता चला कि एक बहुत ही विकसित सिविक सोसाइटी वाली सभ्यता वहां थी। अब अगर हम बात करें कि जो मुख्य विशेषता है उस अर्बन सिविलाइजेशन का, वो मुख्य विशेषता है उसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो उसकी टाउन प्लानिंग है, जो शहर हैं, वो मुख्यतः 2 भागों में विभक्त। शहर को 2 भागों में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग था उसको सिटाडेल टाउन कहते थे, जिसको हम नगर दुर्ग कहते हैं हिंदी में, और जो पूर्वी भाग था वो लोअर टाउन था, निचला शहर कह सकते हैं। और अगर हम जब आगे के क्लास में हम पढ़ेंगे, क्लास 6 में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि जो सिटाडेल था उस पर जो रूलिंग क्लास थे या जो अमीर वर्ग होगा वो शायद रहता था, और निचला जो हिस्सा था, निचला जो शहर था, वहाँ प्रायः जो मजदूर वर्ग होंगे, शिल्पी वर्ग होंगे, किसान होंगे, वो शायद रहा करते होंगे। तो मुख्य रूप से ये 2 भागों में शहर बटे हुए थे, सिटाडेल में और लोअर टाउन में, जो निचला नगर या ऊपर वाले को दुर्ग कहा जाता था। अब हम अगर ये कहें कि जो मकान बनते थे तो वो कैसे बनते थे, और जो नगर योजना थी, तो बेसिकली नगर योजना जो है बिल्कुल प्लान सिटी थी, ग्रिड सिस्टम से उसको प्लान किया गया था। और क्लास 6 की किताब में जो लिखी गई है उसमें तो ये लिखा गया है कि प्रायः 1 मंजिले या 2 मंजिले मकान पाए जाते हैं। लेकिन जब हम हायर लेवल में और पढ़ेंगे तो जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि बहुमंजिले इमारतों के भी प्रमाण मिले हैं। लेकिन अगर हम अभी यहीं तक सीमित रहें तो जो मकान थे वो ईंट के बने हुए थे, पके हुए ईंटों के, और बहुत अच्छे किस्म के ईंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी चिनाई की जाती थी। और जो कमरे थे वो बेसिकली आंगन था, उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। और प्रायः हर मकान में, हर घर में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे घरों में स्नानागार का उदाहरण मिला है, और किसी किसी घर में कुआं भी होता था। जो एक सबसे अच्छी व्यवस्था थी वो थी कि हर घर में से पानी, जल निकासी के लिए नाली बनाई गई थी, और उस नाली को बाहर जो सड़क पर जो चौड़ी नाली थी उससे जोड़ा गया था।
और वो जो चौड़ी नाली थी वो बिल्कुल ढका हुआ होता था और उसको ढलान में बनाया जाता था ताकि आसानी से स्मूथली पानी का प्रवाह हो सके, और बीच बीच में मेन होल बनाए गए थे ताकि उसकी सफाई की जा सके। तो अगर हम देखें तो एक बहुत ही अच्छी सिविक सोसाइटी या सिविक एडमिनिस्ट्रेशन की एक उदाहरण हमको यहाँ मिलता है। तो ये मुख्य रूप से मकानों की बनावट थी और हर जगह कुछ विशेष, हर शहर में कुछ विशेष प्रकार के चीज़ें बनाई गई थी। जैसे कि अगर हम बात करें स्नानागार की, मोहनजोदाड़ो से जो स्नानागार मिला है, एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है जो प्लास्टर से बनाया गया, ईंट और प्लास्टर से बनाई गई है और जिसमें चारकोल का उपयोग किया गया है ताकि जल की रिसाई ना हो, और उसमें दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई है नीचे उतरने के लिए, और उसके चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। मे भी वो कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए शायद बनाई गई हो, और उसमें जो पानी है उसमें जल डालने के लिए आसपास कुओं का प्रमाण मिला है, शायद जिस कुएं से पानी इसमें डाला जाता होगा, और बीच बीच में पानी की सफाई के लिए उस जो स्नानागार था उसके जल को बदल भी दिया जाता था। इसके भी प्रमाण मिले हैं। और मुख्यतः ये माना जाता है कि कोई कम्युनिटी फेस्टिवल मनाने समय एक सामूहिक स्नान करने का रिवाज शायद रहा होगा उस समय, जैसा कि हम आज भी पाते हैं। जैसे कुंभ का मेला होता है या गंगा स्नान का होता है, या अगर हम बिहार में, ईस्टर्न यूपी में देखें, झारखंड में देखें तो छठ पर्व मनाया जाता है जिसमें कि सामूहिक स्नान की चर्चा हमको मिलती है। शायद इस तरह का कोई त्योहार मनाया जाता होगा, तो इस पर भी हम डिटेल चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल जो हम क्लास 6 तक ही सीमित रहते हैं तो उसमें ये बातें की गई है। उसी तरह से कालीबंगा में, लोथल में अग्निकुंड मिला है, जिसे लगता है कि कुछ हवन वगैरह का या यज्ञ वगैरह का प्रमाण उससे हमको मिलता है। फिर मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में बड़े बड़े ग्रेनरी मिले हैं, अन्नागार मिला है। तो शायद टैक्सेशन सिस्टम रहा होगा जिसमें अनाज अगर लिया जाता होगा टैक्स के रूप में तो उसमें स्टोर किया जाता होगा, मतलब एक स्टोरेज की परंपरा भी थी, या अकाल के समय शायद उसका उपयोग किया जाता होगा। तो ये हम पाते हैं डिफरेंट जो शहर हैं उसमें हमको इस तरह के कुछ कुछ प्रमाण मिलते हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ के जीवन के बारे में, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्योंकि ये एक अर्बन सोसाइटी थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, तो नेचुरल है कोई रूलिंग क्लास रहा होगा। रूलिंग क्लास पर भी डिबेट है। अब रिलीजियस कम्युनिटी के लोग रूलिंग क्लास के थे या ट्रेडर थे, तो इस डिबेट पर हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन एक रूलिंग क्लास जरूर था जो कि शहर को व्यवस्थित रखता था, और जो सिविक सोसाइटी, सिविक जो वर्क थे, काम थे, शायद उसको देख रेख करता था। और जो रूलिंग क्लास था वो वहाँ के जो लोग थे, जो व्यापारी रहे होंगे, उनको दूर दूर तक भेजता होगा या भेजता था, जहाँ से कि कीमती पत्थर या रॉ मटेरियल लाए जाते होंगे। इसके साथ ही लिपिक वर्ग भी था जो मुहरों पर लिखने का काम करता था, खुदाई का काम करता था। और ये भी माना गया है कि विशेषज्ञ शिल्पी हुआ करते थे, वो स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते थे, जो कि कुछ जो व्यापार है या जो निर्माण कार्य है उसमें लगे रहते थे। यह भी देखा गया कि विभिन्न धातुओं का उपयोग होता था, खास करके कांसा का, तांबा का, सोना का, चांदी का। कांसे और तांबे जो थे उससे बर्तन बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। सोना चांदी है उससे भी बर्तन और गहने बनाने का रिवाज रहा होगा, गहने प्राप्त हुए हैं। तो ये हम प्रमाण पाते हैं कि इन सब चीज़ों का उपयोग, इन धातुओं का उपयोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो करते थे। इसके साथ ही अगर हम देखें कि उनका जीवन यापन जो है, खास करके अगर हम खेती की बात करें तो उसके बारे में हमको ये प्रमाण मिलता है कि बहुत सारे फसल लगाते थे। बेसिकली उनका जो मुख्य फसल था वो गेहूं था, विट था। इसके साथ ही वो जौ की भी खेती करते हैं। लोथल से चावल के भी प्रमाण मिले हैं, तिल के भी प्रमाण मिले हैं, शुगर के भी उपजाते थे। इन सब के प्रमाण मिले हैं। और बहुत परफेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन यह भी माना जाता है कि अंतिम फेज में जो ये सभ्यता है उसके अंतिम फेज में हल का उपयोग में भी ये करते होंगे, और खास करके लकड़ी के हल का उपयोग ये करते होंगे, ऐसा प्रमाण मिला है। एक खिलौना मिला है जो हल के आकार का है, मतलब हल का एक खिलौना भी मिला है। और कुछ जगहों पे हल की जुताई
के भी प्रमाण मिले हैं, उसके लाइनिंग मिले हैं। तो ये माना गया है कि बाद में हल का उपयोग होता था। पहले जो शुरू में जो खेती करते थे वो शायद होए एग्रीकल्चर वो करते थे। बाद में हल का प्रमाण मिला है। इतिहासकारों का ये भी मानना है कि वो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहां वर्षा कम होती थी, तो लोग जहां जल जमा होता होगा, जैसे अगर तालाब वगैरह या कुआं वगैरह, उससे सिंचाई का काम करते थे। लेकिन जो जो क्षेत्र वो नदियों के किनारे थे, तो नदियों के जल का उपयोग शायद सिंचाई के लिए करना पड़ता होगा। और शहर को फीड करने के लिए, शहर को बनाए रखने के लिए जितने भी शहर हैं उसके आसपास क्लस्टर ऑफ विलेजेस होते थे। जो लोग शहर के जो लिपिक हैं, जो शिल्पी हैं, या जो रूलिंग क्लास है, जो भी है, उनको फीड करने का काम करते थे, ऐसा प्रमाण हमको मिलता है। जहां तक रॉ मटेरियल्स की बात है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स विभिन्न जगहों से मंगाए जाते थे। जैसे तांबा जो है वो राजस्थान से मंगाया जाता था, सोना कर्नाटका से मंगाया जाता था, तांबा ओमान से भी आता था। फिर कांसा बनाने के लिए जो टीन का उपयोग होता है, तो टीन को भी बाहर से मंगाया जाता था। कुछ चीज, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स ईरान से, अफगानिस्तान से भी मंगाए जाते थे। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि वहाँ के व्यापारी जो है वो बाहर जाते थे और बाहर से रॉ मटेरियल ही सिर्फ नहीं लाते थे, वहाँ से किस्से कहानियां भी लेकर आते थे। अब अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आते थे, तो ये भी प्रमाण मिलता है। तो एक तरह से व्यापार विकसित अवस्था में थी उस समय। विदेशों से भी व्यापार होता है। जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो इस पर हम डिटेल बात करेंगे कि किस किस चीज का व्यापार कहाँ कहाँ से होता था। फिर एक अगर हम चर्चा करें गुजरात की, गुजरात में दो बड़े महत्वपूर्ण साइट मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, एक धौलावीरा और एक लोथल। धौलावीरा जो है वो बड़ा ही एडवांस्ड साइट माना जाता है। वो पहला शहर है जहाँ शहर जो है वो 3 खंड में बटा हुआ है, जबकि अन्य जगहों पर शहर 2 ही खंड में बटे हुए हैं। और ये तीनों खंड जो है वो बड़े बड़े पत्थर के दीवारों से घिरे हुए हैं। और यहाँ एक बड़ा मैदान सा भी मिला है, जैसे शायद इसमें कोई कम्युनिटी वर्क लोग करते होंगे। तो ये देखा गया धौलावीरा के बारे में कि धौलावीरा गुजरात में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साइट हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की है। लोथल की जहाँ हम अगर बात करें तो लोथल एक बहुत बड़ा निर्माण केंद्र था, जहाँ की मनके पर बहुत काम होते थे और बहुत सारे निर्माण कार्य होते थे। और लोथल में एक और चीज मिला है, जो डॉकयार्ड है, उस डॉकयार्ड का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता होगा, ऐसा लगता है। ये जो रिवर वे व्यापार है, नदी मार्ग से जो व्यापार किया जाता है या समुद्र मार्ग से जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार में इस डॉकयार्ड का बड़ा ही मुख्य योगदान रहा होगा, ऐसा लगता है। ऐसा इंटरप्रिटेशन इतिहासकारों के द्वारा किया गया है या आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ऐसा इंटरप्रिटेशन किया गया है। तो डॉकयार्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमको लोथल में प्राप्त होता है। तो ये 2 शहर जो है गुजरात के बड़े इम्पोर्टेंट हैं, धौलावीरा और लोथल। इसी क्लास का जो ये चैप्टर है, इसके लास्ट में इस सभ्यता के पतन की भी बात की गई, इसके डिफरेंट कारणों की भी बात की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि बाढ़ की वजह से ये शहर समाप्त हो गया, या पर्यावरण में बदलाव आया उस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया, या कुछ लोग बाद में ये भी कहते हैं कि भूकंप आने से इस सभ्यता का पतन हो गया, महामारी आने से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो यहाँ का जो पतन है, ये पतन हुआ या नहीं हुआ, ये एक बड़ा डिबेट का विषय है। इस पर हम एक अलग से क्लास लेंगे, सिर्फ डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, इस पर हम एक अलग से क्लास लेंगे। फिलहाल जो क्लास 6 में बातें की गई है वो यही की गई है जिस पर मैं अभी प्रकाश डाल रहा हूँ। तो हम कुछ वीडियो जैसे भी देंगे जो कंसेप्चुअल वीडियो हैं, जो डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर तो हम डिबेट पर अलग से वीडियो बनाएंगे। जो हायर क्लास के लिए या सिविल्स के लिए या ऑनर्स का जो पेपर है, हिस्ट्री ऑनर्स का जो पेपर है, उसमें आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जितने भी डिबेट्स हैं हिस्ट्री के उस पर, या जो कंसेप्चुअल टॉपिक है जिस पर कंसेप्ट की जरूरत है, तो मैं अलग से कंसेप्चुअल वीडियो भी इस पर डालूंगा, वो आपको बहुत ही काम आएगा उसके लिए। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो नामकरण है, इस पर भी डिबेट है कि इसका नाम पहले सिंधु घाटी सभ्यता था, बाद में हड़प्पा सभ्यता क्यों रख दिया गया। तो इस पर भी एक छोटा वीडियो मैं बना के आपको दूंगा कि ये नामकरण की जो परंपरा है या नामकरण में जो डिबेट है वो क्या है और क्यों सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में हड़प्पा सभ्यता कहा
जाने लगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अगली ये सिटीज हैं, जो टॉपिक है क्लास 6 में चैप्टर 3, उसमें मोटा मोटी यही सारी बातें कही गई है, जिस पर विस्तार से हम अगले क्लास जब हायर क्लासेस में हम जाएंगे, या फिर मैं जो अभी बताया कि मैं कंसेप्चुअल वीडियो दूंगा और डिबेटेबल वीडियो दूंगा, तो उस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। एक जरूरी सूचना मुझे ये भी देनी है कि मेरा जो अगला एक वीडियो होगा वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी पर होगा। बहुत से बच्चों को क्रोनोलॉजी में कंफ्यूजन होती है, तो उसको दूर करने का एक प्रयास मैं किया हूँ। और जो उससे जुड़े हुए सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, उनका भी नाम उसमें होगा, उनका भी जिक्र होगा। और इसका एक मैं PDF भी दूंगा जो मेरे टेलीग्राम के लिंक पर आपको प्राप्त होगा। उस लिंक पर आप जाइएगा तो आपको उसका PDF मिल जाएगा। एंड नाउ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो ऑन न्यू टॉपिक। थैंक्स।